हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। और एक चीज, आपके पढ़ाई को और स्पीड अप लाने के लिए और उसमें अच्छे से प्रोग्रेस लाने के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूं मोस्ट बेस्ट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर सेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारे आए थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर हमारे मैनेजमेंट पेपर में, उसके हम वन वन करके एक एक करके हम यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे और उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हेलो काजल, वेरी गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से सब जुड़ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है ये सेशन में। और देखिए यहाँ पे मैंने बेस्ट जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी से सब आ जाइए और मेरे को रेस्पॉन्ड करके बताएंगे इज माई साउंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, और ये स्लाइड भी आपको विजिबल है कि नहीं, सब जल्दी से बताएंगे रेस्पॉन्ड करके। इज आई एम विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से सब बताएंगे, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। चलिए, ओके, वेरी गुड काजल। चलिए फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी हमसे पढ़ना चाहते हो तो हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज भी लेके आए हैं। और ये एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होगा, दैट विल बी यूजीसी नेट, सॉरी लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखिए, एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। और देखिए, हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको पता है कि पेपर 1 हमारा यूजीसी नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको जेआरएफ भी निकालना है, क्लियर करना है, तो डेफिनेटली आपको पेपर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करना होता है। और आपका पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं जो 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा हमारा। और इसका फीस कितना रहेगा आपका? 3499 ओनली। देखिए, इतना कम रेट में आपको मिल रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे, टोटल पेपर 1 में जितना हमारा यूनिट्स है 10 यूनिट्स, उसको हम 1 बाय 1 करके आपको टोटली कंसेप्ट समझाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, आपको 4 मंथ तक मिलेगा। आप हमारे साथ 4 मंथ तक जुड़ सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, 100+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स, 100+ सेशंस आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको टीचर्स हैंडआउट्स पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए, आपको नोट्स बनाने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इजीली वो पीडीएफ को पढ़ सकते हो और अपना रिवाइज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको 20+ वीकली मॉक टेस्ट भी मिलेगा, 20+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए, 1000+, जस्ट इमेजिन आपको 1000+ क्वेश्चंस मिलेगा। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको इन्हीं 1000+ क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखिए, सब्सक्रिप्शन है 4 मंथ। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को वैलिड कीजिए, बिकॉज ये लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर ऑल्सो दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, या फिर आप www.ifsonline.com में भी विजिट कर सकते हैं। और इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, ये कोर्स का स्ट्रक्चर, डिजाइन, कैसे पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। ओके, तो जल्दी से इसे अवेल कीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आपको सिंपली यहां पे मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको पूछा है मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम। एंड यहां पे लिस्ट 2 में उसका डेफिनेशन दिया है कि मिशन स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन है, विजन स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोग्राम। सिंपली आपको क्या करना है, मैच करना है। चलिए, 1 मिनट लीजिए और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सब रेस्पॉन्ड करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं सब रेस्पॉन्ड करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए मिशन स्टेटमेंट हमारा क्या होता है। मिशन स्टेटमेंट द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। रीजन फॉर एग्जिस्टेंस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो मार्केट में क्यों एग्जिस्ट करता है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट में लिखा रहता है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। तो देखिए ए का 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ए का 4 कहां पे है, यहां पे है, यहां पे। ये दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। हम यहाँ पे सिंपली एलिमिनेशन मेथड को अप्रोच को यूज करेंगे और अपना ये आंसर को निकालेंगे। उसके बाद देखिए विजन क्या होता है। विजन मतलब ये लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट होता है। अब लॉन्ग आपका विजन क्या है फॉर द फ्यूचर, आप विजन बनाते हो, आपका इंटेंट क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है इन द फ्यूचर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका विजन में, क्या आ जाएगा आपका एस्पिरेशन, आप खुद को कहां देखने का कोशिश करते हो। अगर ओके अगर आप यूजीसी ने क्लियर कर लेते हो तो आप खुद को देखते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके एज एन रिसर्चर। तो ये हो गया आपका विजन इन द लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर, आप अपने आप को कहां देखने का कोशिश करते हो, वो हो जाता है हमारा विजन। तो बी का 1 हो जाएगा। देखिए बी का 1 यहां पे है, यहां पे बी का 3 है, तो दिस ऑप्शन विल गेट एलिमिनेटेड एंड ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये था मेरा कटिंग कंसेप्ट, एलिमिनेशन मेथड। इसी अप्रोच को आप यूज करके एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 ही मिशन और विजन से मेरा आंसर मैंने निकाल दिया, बाकी मेरे को देखने का भी जरूरत नहीं है। तो बाकी हम देखते हैं। देखिए यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा सी का 3, अकॉम्प्लिशिंग रिजल्ट्स एट ए सर्टेन टाइम। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या पहुंचना है, क्या सॉल्व करना है, ओके कहां तक खुद को, कौन सा गोल को आपको अचीव करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, प्रोग्राम में क्या करते हो आप, प्रोग्राम में आपका प्रोसेस, आपका प्लानिंग को डिजाइन करते हो, आपको कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना है, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा। तो प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज नीडेड टू अकॉम्प्लिश प्लान, जो आपने प्लान बनाया है उसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज को फॉलो करोगे, कौन सा प्रोसेस को फॉलो करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस यू विल फॉलो। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। तो श्रुति का आंसर यहां पे ए आया, बहुत बढ़िया श्रुति, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके चलिए, तो देखिए विजन स्टेटमेंट क्या है, तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विजन स्टेटमेंट। ओके, विजन स्टेटमेंट क्या होता है, अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश और अचीव। आप यहां पे फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, ये सब आपका विजन स्टेटमेंट में आ जाता है। यहां पे विजन में आपका लॉन्ग टर्म गोल, जो फ्यूचर गोल होता है, वो विजन स्टेटमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन का लिखा रहता है। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ हाउ द विजन विल बी अचीव। तो जो आपने विजन को, फर्स्ट वी सेट विजन, पहले हम विजन बनाते हैं, और ये विजन को पहुंचने के लिए जो हम मिशन बनाते हैं, तो ये विजन को हमको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। द मिशन स्टेटमेंट इज एन एक्शन स्टेटमेंट दैट यूजुअली बिगिंस विद द वर्ड टू। और ये जो हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है, यहां पे हम एक्शन लेते हैं। व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्ट इन द मार्केट, उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है, ये सब हमारा किसमें लिखा होता है, मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, an objective turns a goal general statement of what is to be accomplished into specific quantifiable time sensitive statement of what is going to be achieved and when it will be achieved। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि आपको वो जो मिशन स्टेटमेंट को पहुंचने के लिए, आपका जो गोल को पहुंचने के लिए आप कौन सा स्टेप्स फॉलो करोगे, वो सब आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको यहाँ पे एक सिनेरियो केसेस दे दिया है, केस स्टडी वाइज क्वेश्चन दे दिया है, और आपको यहाँ पे पूछा है कि आपको यहाँ पे सिंपली कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। यहाँ पे बोला है कंपनी इन पैकेज टी बिजनेस, एक कंपनी है जो टी बिजनेस कर रहा है, प्रोवाइड स्पेशल सर्विस टू इट्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ओके, स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो उसके इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, अपार्ट फ्रॉम इट्स कंज्यूमर सेल्स थ्रू मार्केट इंटरमीडियरीज इन ऑर्डर टू एनकरेज बल्क बाइंग।
एंड थस इंप्रूविंग द मार्केटिंग एफिशिएंसी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं। क्या नो चेंज स्ट्रेटेजी, क्या प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, या फिर पॉज प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रेटेजी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ऐसे केस स्टडी वाइज क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। आजकल वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे? स्टेबल। यहाँ पे आप अपना बिजनेस को स्टेबल करने का कोशिश कर रहे हो, ना ही आपको फ्यूचर सोच रहे हो। आप यहाँ पे पूरा अपना बिजनेस को स्टेबिलिटी में रखने का चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा है, ए कंपनी पैकेज टी बिजनेस प्रोवाइड स्पेशल, वो स्पेशल सर्विस दे रहा है किसको? टू इट इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर सेल्स, वो कंज्यूमर को बेचने के अलावा जिसको जो उसके जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स है उनको भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? थ्रू इंटरमीडियरीज सच एज, इंटरमीडियरीज का यूज कर रहा है टू एनकरेज बल्क बाइंग, ताकि वो बल्क में बाय कर सके, एंड थस इंप्रूविंग मार्केट एफिशिएंसी। तो उससे उसका क्या होता है? मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ओके, तो देखिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्स इट प्रेजेंट स्ट्रेटेजी। जो भी वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, इन द प्रेजेंट करंट सिनेरियो, वही स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करता है। कहां पे? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में। ओके, ना ही वो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, नहीं, वो वही सेम स्ट्रेटेजी को जो पहले से फॉलो करके आता था उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा इन द करंट सिचुएशन, प्रेजेंट स्ट्रेटेजी एट द कॉर्पोरेट लेवल, एंड कंटिन्यूज फोकसिंग ऑन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो उसका जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है, करंट मार्केट में जो यहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है वहीं पे ही वो फोकस करेगा, ना कि वो न्यू मार्केट में एंटर करने का कोशिश करेगा या फिर न्यू प्रोडक्ट को लेके आएगा। नहीं, वो प्रेजेंट करंट मार्केट में करंट प्रोडक्ट को सेल करने का कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो यहां पे क्या है? करंट प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट को करंट मार्केट में ही सेल करने का कोशिश करता है, और वो अपना बिजनेस को स्टेबल रखने का कोशिश करता है, ना ही वो डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। जो स्ट्रेटेजी वो पहले से ही फॉलो कर रहा है उसी स्ट्रेटेजी को वो बार बार फॉलो करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बोल देते हैं। फिर नो चेंज स्ट्रेटेजी क्या होता है? फिर नो चेंज स्ट्रेटेजी जो कॉन्शियस डिसीजन टू डू नथिंग न्यू, यहाँ पे और कुछ न्यू नहीं करते हैं। ओके, the firm will continue with its present business definitions. When a firm has a stable internal and external environment, the firm will continue with the present strategy. तो वही होता है जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होता है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सेम एज द नो चेंज स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हमें करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करना है, ना कि हमें कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके आना है, ना कि हमें अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है इनटू द न्यू मार्केट। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन है आपको, अ कंसेप्ट गिव्स फॉर डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशंस। ओके, डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेशन मतलब जो बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, न्यू मार्केट में लॉन्च कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है इन द न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। विथ एडवोकेट्स व्हाट बिजनेस शुड अ डाइवर्सिफाई कॉर्पोरेशंस वॉन एंड व्हाई। तो ये बोल रहा है कि जो डाइवर्सिफाई करना है वो कौन सा जगह में डाइवर्सिफाई करेगा, कौन सा कॉर्पोरेशंस को वो ओन करेगा। उसके बाद ये और सेकंड बी में बोल रहा है व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एंड फिलोसॉफी विल फोस्टर सुपीरियर परफॉर्मेंस फ्रॉम द कॉर्पोरेशंस इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट इज नोन एज व्हाट। ओके, क्या कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव एनालिसिस, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, या फिर एसबीयू एनालिसिस? क्या हुआ इसका आंसर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉर्पोरेशन है उसको एडवाइस मिल रहा है, उसे सजेशंस मिल रहा है कि कौन सा कॉर्पोरेशंस में वो डाइवर्सिफाई करेगा,
कौन सा बिजनेस को वो ओन करेगा। उसके बाद उसको ये भी बताया जा रहा है कि आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कौन सा फिलोसफी, कैसा प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि वो सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव एनालिसिस, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, या फिर एसबीयू एनालिसिस? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड इवनिंग जिग्नेश एंड वेरी गुड इवनिंग राहुल, हेलो। तो क्वेश्चन को और एक बार अच्छा से पढ़िए। व्हाट बिजनेस शुड ए डाइवर्सिफाई कॉर्पोरेशन वांट एंड व्हाई? ओके, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फिलोसॉफी विल फोस्टर सुपीरियर परफॉर्मेंस? ये सब कौन बताता है? ये सब आपको कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस के जरिए पता चल रहा है। बिकॉज यहां पे आपको गाइड किया जा रहा है, आपको एडवाइस दिया जा रहा है। गाइड और एडवाइस कौन देता है? पेरेंट्स एडवाइस देते हैं। तो अगर आप कीवर्ड को भी, क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से अगर पढ़ते भी हो तो वहां से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो बता रहा है एडवोकेट्स, देखिए एडवोकेट्स दे रहा है। एडवोकेट्स मतलब यहाँ पे एडवाइस दे रहा है कि वो कौन सा बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसके साथ साथ उसको वो ये भी बता रहा है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो ये सब कौन बताता है? ये सब आपको कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस के जरिए ही पता चलेगा। बिकॉज यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट हेड्स बैठे रहते हैं, कॉर्पोरेट टीम्स बैठे रहते हैं, जो कि उनके नीचे जितने भी एसबीयूस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये सब आपके एसबीयूस होते हैं। और यहां पे कौन बैठे रहता है? यहां पे आपका कॉर्पोरेट हेड बैठे रहता है। ये बाकी जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनको ये क्या करता है? एडवाइस देता है। एडवोकेट करता है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो जाता है हमारा कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। चलिए, तो देखिए यहां पे कॉर्पोरेट पेरेंटिंग क्या है, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम। कॉर्पोरेट पेरेंटिंग views a corporation in terms of resources and capabilities that can be used to build business unit values as well as generate synergies across business unit. Okay, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होता है? फोकस ऑन द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशंस एंड द वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड इन बिजनेस। तो जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में क्या होता है, जो भी आपके कॉर्पोरेट हेड्स होते हैं, जो भी आपका कॉर्पोरेट होता है, जैसे मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूं, टाटा का एग्जांपल जैसे दे चुका हूं पहले भी। तो टाटा हमारा क्या है? कॉर्पोरेट है, उसके अंदर बहुत सारे एसबीयूस होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं। जैसे टीसीएस हो गया, उसका एक बिजनेस यूनिट। उसके बाद उसका टाटा मोटर्स एक हो गया। ओके, तो ये इनका सब, ये इनको एडवाइस कहां से मिलेगा? ये टाटा से। टाटा में जो कॉर्पोरेट हेड्स बैठे होते हैं, जो कॉर्पोरेट टीम बैठे रहते हैं, वो ही इनको बताएंगे कि आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है। तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। पेरेंट्स की तरह आपको गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। तो देखिए यहां पे 3 स्टेटमेंट दिया है। स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड, यहां पे दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ इंटरनल रिट्रेचमेंट एंड लीड टू डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशंस। और स्टेटमेंट 2 में आपको बोला है डाइवेस्टमेंट, जो हम डाइवेस्ट कर लेते हैं अपना बिजनेस को, इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इज एडॉप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूवन टू बी अनसक्सेसफुल। उसके बाद स्टेटमेंट 3 में आपको बोल रहा है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज आर द सिंपल सॉल्यूशन दैट स्ट्रेटेजीज हैव टू ऑफर व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस ऑफ द रियल लाइफ बिजनेस। तो यहां पे 3 स्ट्रेटेजीज का आपको डेफिनेशन पूछा है। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज क्या होता है, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज क्या होता है। अगर आपको ये डेफिनेशंस पता है ये तीनों का, तो सिंपली इजीली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड, what do you mean by divestment strategy, and also what do you mean by combination strategies? तो क्या होगा इसका आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
क्या होगा इसका आंसर? देखिए मैं अगर स्टेटमेंट 2 को देखता हूं, डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। डाइवेस्ट क्या करते हैं? डाइवेस्टमेंट हम कब करेंगे? जब हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस यहां पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ये एक सिक इंडस्ट्रीज बन चुका है, यहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, देन ओनली वी गो फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। बट बिफोर गोइंग इनटू डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वी हैव टू फर्स्ट चेक द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होता है? अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो आप उसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हो, आप उसे और एक बार अच्छा से सिक इंडस्ट्री से उसको हेल्दी इंडस्ट्री बनाने का कोशिश करते हो। अगर वो फेल हो जाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, देन एट द लास्ट मोमेंट वी विल गो फॉर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डाइवेस्टमेंट मतलब हम यहाँ पे अपना बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे, सेल कर देंगे, जो भी हमारा वीक पार्ट है उसको हम बेच देंगे, ओके, ताकि वो हमें बाद में हमको उससे हमको प्रॉफिट ना, मतलब अनप्रॉफिट नहीं होगा, हमको बाद में उससे कुछ घाटा नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो देखिए यहां पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, तो ये भी हमारा हो सकता है। बट यहां पे देखिए स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। फिर अगर हम स्टेटमेंट 1 में देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट डी में दिया है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है? स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड इज मोर सीरियस फॉर्म ऑफ इंटरनल रिट्रेचमेंट। नहीं, यहां पे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिट्रेचमेंट भी होता है एंड लीड्स टू डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशंस। अगर यहां पे हम इंटरनल एनालिसिस भी करेंगे, यहां पे हम इंटरनल एनालिसिस भी करेंगे अपना और एक्सटर्नल एनालिसिस भी करेंगे, ओके, बिकॉज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट। तो यहां पे सिंपली बोला है, ओनली बोला है इंटरनल पार्ट, तो दिस वन विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज यहां पे एक्सटर्नल भी होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव टू सेल आवर बिजनेस और नॉट, कि हमको डाइवेस्टमेंट करना है कि नहीं। उसके बाद ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज आर द सिंपल सॉल्यूशन द स्ट्रेटेजीज हैव टू बी ऑफर व्हेन फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ रियल लाइफ बिजनेस। नहीं, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज में हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस को हम कंबाइन कर लेते हैं, देन हम देखते हैं कि वो बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो ये रियल चैलेंजेस फेस हमको नहीं करता है यहाँ पे, तो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एक ही बचता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। सुधा दिस क्लास नहीं सुधा, ये मैनेजमेंट के लिए है, अगर आप मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्लास आपको बेनिफिशियल होगा। चलिए, तो देखिए टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, यहां पे हम देखते हैं, आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है हमारा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी? तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक कंपनी। टर्न अराउंड स्ट्रक्चर, हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को कब फॉलो करते हैं? जब हमारा सिक इंडस्ट्री होता है, एक बिजनेस हमारा सीख हो गया रहता है, उसको हमें फिर से हेल्दी करने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। इट इज एप्लीकेबल टू द लॉस मेकिंग यूनिट। ये एक ही जगह में यूज कर सकते हैं जब हमें लॉस हो रहा है, ओके, तभी हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इट नीड्स कंसल्टेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट। देखिए यहां पे बोला है कंसल्टेशन ऑफ बोथ, हमारे जो इंटरनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं और जो एक्सटर्नल एफर्ट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स भी जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, दोनों का एडवाइस हम लेके करेंगे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में सिंपली ओनली पूछा था इंटरनल, नहीं, दैट्स व्हाई वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। इट इज अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस बिकॉज यहां पे बहुत टाइम लग जाता है एक सीक इंडस्ट्री को फिर से हेल्दी करने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज एन लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ प्लानिंग विथ एविडेंशियल टेस्टिंग। तो यहां पे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हमें बहुत ही इन डेप्थ प्लानिंग करना पड़ेगा, ओके, हमें कॉर्पोरेट हेड्स के साथ बात करना पड़ेगा। यहां पे एक टीम प्रोसेस है, सब मिल के बात करेंगे। इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रेटेजी बिकॉज हमें फिर से सिक इंडस्ट्रीज को हेल्दी करने के लिए यहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी नीडेड। उसके साथ बोला इट हेल्प्स टू यूटिलाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस ऑप्टिमली। तो यहां पे हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको हमें ऑप्टिमम वे में यूज करना है। उसके साथ साथ ये बोला इट लीव्स ए परमानेंट इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिक कंपनी
एंड इट्स नीड फुल कॉपरेशन ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद द सिक कंपनी फॉर इट सक्सेस। तो मैंने जैसे बताया ये एक टीम वर्क है और यहां पे सारे मिल के काम करेंगे एंड इट्स नीड्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल द टीम मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके प्रताप बोल रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके मैंने जो भी एक्सप्लेन कर दिया आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे हम बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो मैं और एक बार आपको बता देता हूं, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बेसिकली इन्वॉल्व्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक कंपनी। हम यहां पे जो भी हमारा सिक कंपनी होता है, सिक इंडस्ट्रीज होता है, उसको हमें फिर से कैसे हेल्दी करना है, फिर से कैसे हमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन करना है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी उसके बारे में बोलता है। उसके बाद इट इज एप्लीकेबल टू लॉस मेकिंग यूनिट, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू लॉस मेकिंग यूनिट। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आप कब फॉलो करोगे? जब आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है तभी जाके आप टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। उसके बाद बोला है ऑप्शन नंबर 3 में इट नीड्स कंसल्टेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। तो आप टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए ओके शैलेश अगर ब्लर दिख रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सिंपली मेरा बात को सुनते जाइए। ओके इट्स नीड्स कंसल्टेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। मतलब अगर हमें टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है तो हमें इंटरनल एनालिसिस भी करना पड़ेगा और एक्सटर्नल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अंदर के पर्सन को भी यूज लेना पड़ेगा और बाहर के रिसोर्सेस को भी यूज करके टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद इट इज अ लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हमारा लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बिकॉज एक सिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बीमार ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अगर हमें फिर से हेल्दी बनाना है, फिर से उसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो ये यहां पे हमें बहुत ही टाइम लगता है। इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ प्लानिंग विद एविडेंशियल टेस्टिंग। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हमें बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। इन डेप्थ प्लानिंग करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ओके फिर अवेलेबल रिसोर्सेस, हमें यहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना होगा इन एन एफिशिएंट वे। हमें रॉ मटेरियल्स को अच्छा से यूज करना है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है टू मेक द सिक इंडस्ट्री इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके उसके बाद यहां पे ये बोला है कि वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल द टीम मेंबर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल। ओके ये था हमारा टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। फिर होता है हमारा डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व द सेल और लिक्विडेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन। आप डाइवेस्ट कर देते हो ना, डाइवेस्ट करते हो क्या? जो जहां पे आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आप सिंपली क्या करते हो, वो पोर्शन ऑफ बिजनेस को आप सेल कर देते हो, आप बेच देते हो, उसे हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट और उसे हम लिक्विडेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ओके आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द कोर्स इन द लास्ट, सो प्लीज बी विथ मी। ओके फिर आता है ये डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चले गया। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है? यहां पे हम अपना जो भी बिजनेस होता है, जो भी नॉन प्रॉफिट बिजनेस होता है, उसे हम बेच देते हैं, उसे हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और उसके बाद कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। यहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिट्रेटमेंट स्ट्रेटेजी को, जब वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करके कंबाइन करके जब यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। और इसको हम ये भी बोलते हैं मिक्स्ड और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। तो ये भी याद रखिए, जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी को मिक्स्ड और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी है किस टाइप का हो सकता है? तो कहीं पे हमें स्टेबिलिटी इन सम बिजनेस होता है, ग्रोथ इन अदर बिजनेस। समझ रहे हो ना? स्टेबिलिटी क्या है? आपका बिजनेस स्टेबल बिजनेस है, यहां पे आप ज्यादा स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हो, आप प्रेजेंट प्रोडक्ट को प्रेजेंट मार्केट में ही सेल करने का कोशिश करते हो, आप कंप्लीटली स्टेबल हो। यहां पे
तो कोई कोई बिजनेस में आपका स्टेबिलिटी होता है, कोई कोई पे बिजनेस में ग्रोथ होता है। ओके, आपका जैसे ये पेरेंट कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे आपके एसबीयूज है। ये क्या है, यहाँ पे एसबीयूज है, ये एक एसबीयूज हो गया, ये एक एसबीयूज हो गया, ये एक एसबीयूज हो गया। तो मान लीजिए ये वाला एसबीयू 1 में यहाँ पे आपका बिजनेस स्टेबल है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट स्टेबल है, आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी स्टेबल स्ट्रेटेजी बनाते हो, बट ये वाला में आप ग्रोथ, यहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है बिजनेस। ओके, तो ये यहीं पे ही बोला है, कहीं पे आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी आता है तो कोई 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 बिजनेस में आपका ग्रोथ देखने को मिलता है, कोई कोई बिजनेस में स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, तो किसी कोई बिजनेस में आपको रिट्रेचमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे सो फॉर एग्जांपल आप रिट्रेचमेंट कर रहे हो, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो। रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी मतलब जो बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं कर रहा है वो उसको आप बेच देते हो, सेल कर देते हो, ताकि वो लॉस मेकिंग से आप बच सको। और कहीं कहीं पे आपका ग्रोथ होता है तो कहीं कहीं पे आपको रिट्रेंच करना पड़ता है। तो हर एक बिजनेस यूनिट में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज क्या होता है, जब आप जितने भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल स्टेबल स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी, ये तीनों को जब हम मर्ज कर देते हैं, कंबाइन करके फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या है, और इसे मिक्स्ड और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एडवोकेट टाइट कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो आप, फ्रीक्वेंट डिटेल कंट्रोल रिपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन मीटिंग द स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट, देन इट इज कॉल्ड व्हाट। ओके, यहां पे बेसिकली क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और एक बार, और यहां पे आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा ये कौन सा स्ट्रेटेजी के ऊपर आपका बात बोल रहा है। ये जो चारों आप देख रहे हो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, ये वाला कहां पे हम पढ़ते हैं, ये वाला हमारा आया है पोर्टर्स जेनेरिक मॉडल। पोर्टर्स जेनेरिक मॉडल, तो क्या होगा इसका आंसर, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एडवोकेट्स, वो रिक्वायरमेंट एडवोकेट्स कर रहा है कि हमें टाइट कॉस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ हमें कंट्रोल रिपोर्ट बनाना है, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, इंसेंटिव्स रहेगा, और वहां पे हम स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट को अप्रोच को फॉलो करते हैं। कौन सा यहां पे बोल रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं यहां पे, कौन बताएगा इसका आंसर। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉस्ट, बिकॉज यहां पे देखिए फर्स्ट में ही बोल दिया एडवोकेट टाइट कॉस्ट कंट्रोल। यहां पे आप कंट्रोल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल को मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहे हो, ज्यादा कॉस्ट इनकर करने नहीं दे रहे हो अपने प्रोडक्शन में। उसके साथ साथ आप डिटेल रिपोर्ट बनाते हो, उसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर्ड, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, उसके साथ साथ आप स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव टारगेट्स बनाते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। आप कॉस्ट में अपने आप को लीडरशिप साबित करने का कोशिश कर रहे हो। ओके, आप मिनिमम कॉस्ट इनकर करके आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने का कोशिश करते हो, उसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। अगर आपका कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी आपने अपना लिया, कॉस्ट लीडरशिप आप बन गए, तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो एट द मिनिमम कॉस्ट, और क्या कर सकते हो, आप कम दाम में भी अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो, ताकि आपको एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर पाओ। क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये होता है, अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रहा है एक चीज को प्रोड्यूस करने में, तो आप क्या कर सकते हो, उसे कम दाम में मार्केट में सेल कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हो, बल्क में सेल कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। और ये वाला किस में आता है, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी में। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मतलब आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इन द मार्केट। अगर एक कस्टमर चाहेगा XYZ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। ओके, ऑल टोटल सब टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप सेल करते हो, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसे हम नीच स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, नीच सेगमेंट भी बोलते हैं।
आप एक अपना पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हो, ओके। जैसे यहां पे आप स्पेशल प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज वैन हो गया, उनका क्या है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं और वही पर्टिकुलर पीपल को ही वो टारगेट करते हैं, हाई क्लास पीपल जिनका इनकम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, वही बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं। सो वो फोकस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपना बिजनेस, मतलब न्यू मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो विथ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे देखिए टाइट कॉस्ट कंट्रोल था, दिस वन इज द कीवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे पोर्टर्स जेनरिक मॉडल है, आई थिंक दिस वन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा एक होता है कॉस्ट लीडरशिप एंड दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉस्ट, और हमारा होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कॉस्ट फोकस एक होता है एंड अनदर वन होता है डिफरेंशिएशन फोकस। तो यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेने का कोशिश करते हो, और यहाँ पे आपका मार्केट स्कोप क्या पे है, कौन सा सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो या फिर ऑल टोटल एंटायर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। तो देखिए कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या होता है, बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंपनी इन कॉस्ट इन द एंटायर मार्केट। आप कॉस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, मैं जैसे बताया कि आप क्या कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर रहे हो, दैट वाई यू विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट लीडरशिप। उसके साथ आता है आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, बी ए डिस्टिंक्टिंग कंपनी रिकॉग्नाइज फॉर यूनिकनेस, क्वालिटी और पर्सनैलिटी। आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा होगा, वो यूनिक होगा और उसके साथ साथ उसका कुछ प्रॉपर पर्सनैलिटी होगा। जैसे एप्पल का आईफोन इंडस्ट्री क्या करता है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है बिकॉज दे आर डेवलपिंग ए यूनिक प्रोडक्ट। उसके साथ साथ आपका आता है, ये हो गया जब हम एंटायर मार्केट को टारगेट करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हम कब फॉलो करेंगे, जब हम एंटायर मार्केट को टारगेट करते हैं। उसके साथ साथ हमारा आता है एक सेगमेंट को, अगर हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस को फॉलो करेंगे। कॉस्ट फोकस क्या होता है, इसमें कौन सा स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, वी वेरी कॉम्पिटिटिव इन कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नीच। ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम टारगेट करेंगे, वहां पे जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल क्या दिया था बीएमडब्ल्यू का, तो वहां पे वो पर्टिकुलर नीच सेगमेंट को जब आप टारगेट करते हो, अपना प्राइसिंग इतना अच्छा रखते हो कि इतना हाई रख देते हो और अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हो पर्टिकुलर टू दैट सेगमेंट ओनली, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट फोकस। उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन फोकस क्या होता है, हैव अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और मार्केट नीड। जो पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने डिसाइड कर लिया है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी प्रोडक्ट, वो अपना सेगमेंट चूज कर लिया है कि दे विल गोइंग टू सर्व द बेबी प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, उनके कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, उनके कस्टमर्स हो जाएंगे कपल्स, ओके, जिनका बेबी हुआ होगा, न्यूली बॉर्न बेबीज। सो वो क्या करते हैं, कॉस्ट फोकस भी फॉलो करते हैं वहां पे एंड डिफरेंशिएशन फोकस भी फॉलो करते हैं बिकॉज दे ओनली सर्व द बेबी प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। ये हमारा है पोर्टर्स जेनेरिक मॉडल एंड दिस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज यहां पे बार बार यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको यही चार्ट से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको क्लियर हो गया तो दैट्स गुड, अगर नहीं भी हुआ तो आप और एक बार भी बता सकते हो, मैं और एक बार भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट को हमेशा आपको एग्जाम में फोकस होकर क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इन नॉट के वजह से ही उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे पूछा है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया है ANZ ग्रैंडलेस मर्ज विथ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक टू एमर्ज कंप्लीटली। बी स्टेटमेंट देखते हैं, एप्पल कंप्यूटर यूजेस डिफरेंशिएशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी टू एम्फसाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजीज आर इंप्लीमेंटेड एट द डिपार्टमेंटल लेवल्स। ओके, लास्ट में बोला है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब्स a company's overall direction towards growth by managing the business and product line। क्या होगा इसका आंसर, नॉट पूछा है।
यहां पे आपको फाइंड आउट करना है विच वन इज नॉट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, एप्पल कंप्यूटर यूजेस डिफरेंशिएशन, यह क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो मैंने आपको पोटस जेनरिक मॉडल जब पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे एग्जांपल भी आपको दिया था एप्पल का आईफोन एग्जांपल का। तो वो क्या बनाते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे फोकस ऑन द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। जो यूनिक प्रोडक्ट फोकस, यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। उनको एक कॉम्पिटिटिव गेन मिल चुका है बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजीज आर इंप्लीमेंटेड एट द डिपार्टमेंटल लेवल। तो हमारा देखिए जो 3 लेवल होता है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है हमारा फंक्शनल लेवल और एक होता है हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल में ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क विल बी कैरिड आउट एट द लोअर लेवल। जो डायरेक्ट एक्टिविटीज होता है, जैसे कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट मीट करेंगे, तो वो सब लोअर लेवल में होता है। फिर मिडिल लेवल में हमारा ऑल द फंक्शनल एक्टिविटीज होता है, मिडिल लेवल में हमारा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होता है एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हमारा मिडिल लेवल में भी होता है। थोड़ा बहुत मिडिल लेवल में भी होता है, थोड़ा बहुत हमारा लोअर लेवल में भी होता है। बट यहां पे पूछा है ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजीज आर इंप्लीमेंटेड एट द डिपार्टमेंटल लेवल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेइंग ट्रू। फिर लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब्स ए कंपनीज ओवरऑल डायरेक्शन। देखिए हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में ही हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होने वाला है, हमारा ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये सब हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में ही बनाया जाता है। ओके, फर्स्ट हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आता है, ऊपर में हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनता है। फिर हमारा बनता है मिडिल में फंक्शनल स्ट्रेटेजी, ये डिपार्टमेंटल लेवल बनाते हैं। लास्ट में हमारा जो रियल वर्क कैरिड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एक्टिविटीज, उसको हम बोल देते हैं लास्ट में टेक्निकल एक्टिविटीज जो करते हैं काम, उसको हम बोल देते हैं लोअर लेवल में जो रियल वर्क को कैरिड आउट करते हैं। यहां पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में हमारा सब प्लानिंग बनता है, प्लानिंग होता है। ये बेसिकली टॉप लेवल वाले बैठे रहते हैं यहाँ पे, वो सब प्लान करते हैं। मिडिल लेवल का काम क्या क्या होता है, ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने का, ये दोनों का बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड बिटवीन द लोअर लेवल के बीच में एक बैलेंस लेके चलता है, वो होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे हमारा सम पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो कैरिड आउट। ओके, और उसके साथ साथ जो भी हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनता है वो हमारा कहां पे बनता है, टॉप लेवल में बनता है। और यहां पे हमारा कंपनीज का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाला है, टुवर्ड्स ग्रोथ बाय मैनेजिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट लाइन, यहां पे ग्रोथ के ऊपर फोकस होता है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दिस वन विल बी द रॉन्ग वन। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग, नॉट पूछा था, तो बाकी 3 ऑप्शन मेरे सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्ग वन। चलिए, तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, क्या होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रेटेजी और क्या होता है हमारा टेक्निकल एक्टिविटी और या फिर टेक्निकल स्ट्रेटेजीज। तो देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिफाइन द डेस्टिनेशन, ये बेसिकली डेस्टिनेशन है, आपको कहां तक पहुंचना है, अपना बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कहां तक लेके जाना है, ये हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में डिसाइड होता है। उसके साथ साथ आपका द डिसीजन शेप्स ऑल द स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज इन एवरी अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस। ए फर्म मैनेजमेंट मस्ट कंसिडर हाउ टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मेन फंक्शन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना होता है। ओके, तो 3 टाइप का होता है स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हुआ होगा, उसके साथ आपने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किया जिससे आपका और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया होगा। ओके मुकेश, and regarding the course structure, regarding the demo classes, regarding the test series, you can simply log into the www.ifsonline.com या फिर आपको एक नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बिलो में, वो नंबर में आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो और उनसे जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द कोर्स आप वहां पे पूछ सकते हो। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।